हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेनेसां, ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसां पीरियड को एज अ वाइब्रेंट पीरियड बोला जाता है जिसमें कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ हुआ था यूरोप में। ये जो पीरियड है वो मिडिल एजेस के बाद का पीरियड है एंड ये पीरियड 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी के बीच में कंसिडर किया जाता है। रेनेसां पीरियड में क्लासिकल फिलोसफी, लिटरेचर एंड आर्ट्स फ्लरिश हुए थे एंड इस टाइम पे ग्रेटेस्ट थिंकर, ऑथर, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट ह्यूमन हिस्ट्री में फ्लरिश हुए हैं, जो कि काफ़ी फेमस भी हुए थे। इन सारे लोगों ने एक्सप्लोर किया ओपन अप लैंड्स पे, न्यू कल्चर्स पे, यूरोपियन ट्रेड के लिए। एंड जो रेनेसां पीरियड है वो ब्रिज का काम करता है बिटवीन मिडल एजेस एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट द रेनेसां बिगिन। मिडिल एजेस के टाइम पे जो यूरोपियंस थे उन्होंने बहुत कम प्रोग्रेस किया था इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, इसीलिए इसको डार्क एजेस भी बोला जाता है। इस पीरियड में, इस एरा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि टाइम ऑफ वॉर था, इग्नोरेंस था, फेमाइन था, और इस टाइम पे एक भयंकर तबाही आई थी या भयंकर पैंडेमिक आया था, दैट वाज ब्लैक डेथ। हाउएवर अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि जो मिडल एजेस है उसका ग्रीम डिपिक्शन किया गया है बहुत सारे राइटर्स के द्वारा। बट इस पीरियड में अगर देखा जाए तो ग्रीक फिलोसफीज़ एंड नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा एग्जीग्रेट किया गया था। एंशियंट ग्रीस एंड रोम का बहुत कम अटेंशन मिला था। तो इसीलिए इस पीरियड को डार्क एजेस बोला जाता है, क्योंकि इसमें ना तो साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ था, ना आर्ट्स में फ्लरिश हुआ था। बस जो चीज़ें थी जैसे कि चर्च डोमिनेंट था, तो लोगों ने जितने भी अपनी राइटिंग्स लिखी हैं, जितने भी पेंटिंग्स बनाई हैं, वो सारे जो थे वो कहीं ना कहीं चर्च से रिलेटेड थे। चलिए डिस्कस करते हैं रेनेसां एंड कैसे ह्यूमनिज़्म डेवलप हुआ था इटली में 14 सेंचुरी में, एंड इट वाज कंसिडर अ कल्चरल मूवमेंट। इसमें जो आइडिया है ह्यूमनिज़्म का, वो एडवोकेट करता है कि जो मेन है वो सेंटर है इस अपने यूनिवर्स का। जो मेन है उसको अप्लाई करना चाहिए ह्यूमन अचीवमेंट्स इन एजुकेशन, क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। 1450 में इन्वेंशन हुआ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का। इसने इम्प्रूव कर दिया कम्युनिकेशन थ्रू आउट यूरोप एंड इससे जो इन्फॉर्मेशन था वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम कम ले रहा था। इसलिए इस टाइम पीरियड में जो रेनेसां हुआ है, ये रेनेसां का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो इन्फॉर्मेशन था वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पा रहा था। लेट रेनेसां ने काफ़ी फॉर्म्स लिए एंड इट वाज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, दैट वाज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म इनिशिएट हुआ था सेकुलर राइटर्स के द्वारा। इसमें जो क्लरिकल स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको स्टार्ट नहीं किया था। क्लरिकल जो राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने डोमिनेट किया था मिडिवल इंटेलेक्चुअल लाइफ्स को एंड स्कॉलिस्टिक फिलोसफी को काफ़ी डोमिनेट किया था इन लोगों ने। बल्कि ह्यूमनिज्म जो है वो बिगिन हुआ था इटली में एंड इसके जो प्रेडिसेसर हैं वो दांते एंड पेट्रार्क जैसे लोग हैं। एंड इसके प्रोटेगनिस्ट की बात करें तो इसमें जियोनोजो मेनेटी, लियोनार्डो ब्रूनी, मार्सिलो फिसिनो, जियोविनी पिको देला मिरांडोला, लेरोंजो वाला, कुलुक्शियो सल्यूटाती। जैसे ही फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था 1453 में, इसके बाद जो ह्यूमनिज्म मूवमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो ईस्टर्न स्कॉलर्स थे वो इटली भाग के आ गए थे एंड अपने साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो अपने साथ वो लेके आए थे। इसके बाद जो ग्रीक स्कॉलरली ट्रेडिशंस हैं उसको भी अपने साथ लेके आए थे। तो इन सारे चीज़ों को एक साथ होने से क्या है कि जो ह्यूमनिज्म है वो फ्लरिश हो पा रहा था इटली में। ह्यूमनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो ह्यूमनिज्म है वो ह्यूमन नेचर को एज अ थीम मानता है। इसमें इसके वेरियस मैनिफेस्टेशंस एंड परसेप्शंस को वो कंसिडर करता है। सेकेंडली एम्फेसिस किया जाता है यूनिटी एंड कंपेटेबिलिटी ऑफ ट्रुथ पे, जो फाउंड किए जाते हैं स्कूल्स, मतलब सारे स्कूल्स में एंड सिस्टम ऑफ फिलोसफी एंड थियोलॉजी में। एंड ये जो डॉक्ट्राइन है इसको जाना जाता है फ्यूजनिज्म से। थर्ड, इन्होंने एम्फोसाइज किया था डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन। मीन जो ह्यूमन है वो दैट इज़ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। और इन्होंने जैसे जो मिडिवल एरा है इसमें पेनिटेंशियल लाइफ,
जो नोबलेस्ट एंड नोबलेस्ट फॉर्म है ह्यूमन एक्टिविटी का, उसको उतना एम्फोसाइज नहीं किया है। ह्यूमनिस्ट जो है वो अपने क्रिएटिव स्ट्रगल एंड जो मैस्ट्री ओवर नेचर है उसको अपने जो राइटिंग्स है उसमें शो करते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो ह्यूमनिज्म है वो एक रीबर्थ है लॉस्ट ह्यूमन स्पिरिट का एंड इंटेलेक्ट का। हाउएवर अगर देखा जाए तो जो ह्यूमनिज्म है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है न्यू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल विजन की तरफ टू डेवलप द सोसाइटी, और एक न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज को फ्लरिश किया है। ह्यूमनिज्म है उसमें लोगों ने बात की है फ्री पीपल फ्रॉम द मेंटल रिस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, एंड इन्होंने इंस्पायर किया है फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड क्रिटिसिज्म। मीन्स पहले जो लोग थे वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे चर्च को, बट करेंटली इस पर्टिकुलर पीरियड में लोग चर्च को क्वेश्चन कर पा रहे थे कि चर्च ऐसा क्यों बोल रहा है, एंड इंस्पायर करता है न्यू फेथ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। मीन्स जो रेस्ट्रिक्शंस था जो चर्च इंसानों पे लगाता था उसको कम किया गया इस पीरियड में। लोगों ने फ्री माइंड से सोचना स्टार्ट किया एंड वीव किया न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर को। रेनेसां स्टार्ट होता है फ्लोरेंस सिटी से, जो कि इटली में है, एक प्लेस जहाँ पे रिच कल्चरल हिस्ट्री रहा है, जहाँ पे बहुत सारे वेल्दी सिटीजन्स रहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं बडिंग आर्टिस्ट को। ये जो मेंबर हैं ये मेडिसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने मोर देन 60 ईयर रूल किया फ्लोरेंस सिटी पर, एंड ये प्रोमिनेंट सपोर्टर थे इस मोमेंट के। बहुत सारे ग्रेट इटालियन राइटर्स, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस एंड जो अदर लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन, एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मिडल एजेस रेवोल्यूशन जो कि मिडल एजेस में हुआ था। हैंस हॉबलिन यंग इरेस्मस, ये जो मोमेंट था न्यू ह्यूमनिस्ट स्पिरिट का एंड रेनेसां का, ये नॉर्थवर्ड ऑफ मतलब फैलना स्टार्ट हो गया। एंड ये फैलना इसलिए भी स्टार्ट हो गया क्योंकि इसी टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुका था जिसने इनेबल किया लिटरेसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, एंड ये एकदम से फैलना स्टार्ट हो गया उस पर्टिकुलर प्लेस पर। एंड अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो जो नॉर्दर्न ह्यूमनिस्ट में जो डेसिडेरस इरेस्मस हैं उन्होंने अपनी एक प्रेज ऑफ फॉली 1509 में जिन्हें लिखा गया था, इसमें एग्जाम्पलीफाई किया है इन्होंने मॉरल नेचर ऑफ फेमिनिज्म, एंड इन्होंने एम्फेसिस किया है ऑन सिंसियर काइंडनेस एज अपोज टू पाइटी एंड फॉर्मल वर्च्यू। ये जो मूवमेंट है वो पहले इटालियन सिटीज़ में जैसे कि वेनिस, मिलान, बोलोग्ना, फेरेरा एंड रोम में फैला था। 15 सेंचुरीज़ में जो आइडिया है रेनेसां का वो पूरे इटली से फ्रांस, फिर उसके बाद वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न यूरोप में फैल गया। अल्दो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया रेनेसां लेटर देन इटली, बट जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो इक्वली थे रिवोल्यूशनरी। मतलब मीन्स कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो आप देख सकते हो कि जो रेनेसां है पूरे यूरोप में फैल चुका था इस टाइम पीरियड में। चलिए अब हम बात करते हैं जीनियसेस ऑफ रेनेसां। तो इसमें बहुत सारे फेमस और रेवोल्यूशनरी जो रेनेसां इंटेलेक्चुअल है, आर्टिस्ट है, साइंटिस्ट हैं, उन सारे को मैंने कवर करने की कोशिश करी है, तो आपको अलग से कहीं और जाना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लियोनार्डो द विंसी 1452 टू 1519 के बीच में थे ये एक इटालियन पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, इन्वेंटर थे, एंड रेनेसां मैन की इनको एक टाइटल भी मिला हुआ है। एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंटिंग दैट वाज मोनालिसा, तो बहुत फेमस पेंटिंग है, आप सबने देखा भी होगा, सुना भी उसके होगा इसके बारे में। एंड द लास्ट सपर। देन है डेसिडेरस इरेस्मस जिसको हमने पहले डिस्कस किया था अभी, 1466 से 1536 के बीच में आए थे। ये एक डच स्कॉलर थे जिन्होंने डिफाइन किया था ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को नॉर्थर्न यूरोप में। ठीक है, पहले ये मिड यूरोप से नॉर्थर्न यूरोप गया था, एंड ही वॉज कंसिडर द ट्रांसलेटर ऑफ न्यू टेस्टमेंट इनटू ग्रीक। इसके बाद है रेन डेस्क्रेट्स जो 1596 से 1656 के बीच 50 के बीच में थे। एक फ्रेंच फिलोसोफर है एंड एक मैथमेटिशियन है जिसको कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, एंड ये फेमस है अपनी सेइंग के लिए आई थिंक मी टू। देन आते हैं जॉफ्री चॉसर जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया वीडियोस में, इंग्लिश पोइट है एंड ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री।
एंड ये इन्होंने अपनी फेमस राइटिंग लिखी है द कैंटरबरी टेल्स। देन आते हैं निकोलस कोपरनिकस, 1473 से 1543 के बीच में है। एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने प्रेजेंट किया था फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलिकॉन्सेंट्रिक सोलर सिस्टम। देन आते हैं विलियम टाइंडेल, जो 1494 से 1536 के बीच में आए थे, एंड इन्होंने इंग्लिश बाइबल को ट्रांसलेट किया था। ये ह्यूमनिस्ट थे एंड ये स्कॉलर थे जिनको जिंदा जला दिया गया फॉर ट्रांसलेटिंग बाइबल इनटू इंग्लिश। बहुत दुखद घटना हुई इनके साथ, ट्रांसलेट किया तो जला ही दिया लोगों ने। देन आते हैं राफेल, 1483 से 1520 के बीच में है। राफेल एयरक्राफ्ट से आप इसे याद रख सकते हो। एक इटालियन पेंटर है जिन्होंने लियोनार्डो द विंसी से सीखा, एंड उसके बाद इनको अपनी बेस्ट पेंटिंग के लिए जाना जाता है, दैट इज़ मेडोना एंड द स्कूल ऑफ एथेंस। देन है टिटियन, 1488 से 1576 के बीच में थे। ये भी एक इटालियन पेंटर हैं। इनको पोर्ट्रेट ऑफ पॉप्स पोल थर्ड एंड चार्ल्स वन के लिए जाना जाता है, एंड इनको रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है, दैट वाज वेनस एंड एडोनिस एंड मेटामॉर्फोसिस। देन आता है माइकलैंग्लो, 1475 से 1564 के बीच में एक राइटर हैं, इटालियन स्क्रप्चर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने स्क्रप्ट किया था डेविड, एंड इन्होंने पेंट किया था सेलेस्टाइन चैपल इन रोम। देन है गैलीलियो, इनको कौन नहीं जानता, 1564 से 1642 के बीच में आए थे। इटालियन एस्ट्रोनॉमर हैं, फिजिसिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, एंड इनके जो पायनियरिंग वर्क्स हैं टेलीस्कोप से रिलेटेड, उन्होंने डिस्क्राइब किया मून्स ऑफ जुपिटर एंड रिंग ऑफ सैटर्न। इन्होंने हाउस अरेस्ट में इनको रखा गया, एंड इन्होंने हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रेनेसे के इम्पैक्ट ऑन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड साइंस हैं वो सारे एसोसिएटेड हैं रेनेसे से। इनफैक्ट ये ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में सारी चीज़ों को एक साथ ला के पढ़ाई की गई थी इन सारे जो लोगों ने। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जो आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंसी हैं, इन्होंने अपने जो पेंटिंग्स हैं उसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे कि एनाटॉमी और इंक्लूड किया अपने वर्क में, एंड इन्होंने रिक्रिएट किया ह्यूमन बॉडी विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन्स। आर्किटेक्ट जैसे कि फिलिपो ब्रूलेंसी, इन्होंने मैथमेटिक्स को स्टडी किया एंड इन्होंने एक्यूरेट डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट किया, मतलब बड़ी सी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की विद वास्ट टॉम्स यूजिंग मैथमेटिक्स, वो इसी पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया था। साइंटिफिक डिस्कवरीज जो इस पीरियड में हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो गैलीलियो हैं एंड डेस्करेट्स हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। जैसे कोपरनिकस ने प्रपोज किया कि जो सन है दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, नॉट द अर्थ। रेनेसे आर्ट जो था उसने कैरेक्टराइज किया रियलिज्म को, नेचुरलिज्म को। जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने पोर्ट्रे किया पीपल विद ऑब्जेक्ट्स इन द मोस्ट रियलिस्टिक वे, एंड इन्होंने बहुत सारी जो टेक्निक्स है उसका यूज़ किया, जैसे पर्सपेक्टिव, शेडो, लाइट, टू ऐड द डेप्थ टू देयर वर्क। मीन जो इमोशंस हैं उसको भी ऐड किया गया इस पीरियड में। जो आप मिडिल एजेस के जो पेंटिंग्स को उसको देखें तो उसमें आपको इमोशंस देखने को नहीं मिलेगा, शेडो भी नहीं मिलेगा, बट इस पीरियड में आपको जो शेडो है, इमोशंस हैं, वो वहाँ पे आपको जो आर्ट वर्क है उसमें देखने को मिल जाता है। चलिए वीडियो को एंड करते करते हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पीरियड में जो फेमस वर्क्स थे, जो आर्ट प्रोड्यूस हुए थे रेनेसे पीरियड में, तो वो दो हैं। द मोनालिसा, जिसको लियोनार्डो द विंसी ने पेंट किया था। देन द लास्ट सपर है, उन्होंने को उसको भी विंसी ने ही किया था। देन है स्टैचू ऑफ डेविड, जिसे माइकलैंग्लो ने किया था। देन द बर्थ ऑफ वेनस है, जिसे बॉटिसेली ने लिखा था। एंड द एडम्स क्रिएशन है, जिसे माइकलैंग्लो ने लिखा था। तो मोस्टली जो राइटर, जो पेंटर हैं, जो राइटर हैं, वो लिमिटेड ही हैं, जैसे कि लियोनार्डो द विंसी एंड माइकलैंग्लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, आप लोग वीडियो पे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो ये जो सीरीज़ है वो बनाने में मुझे बहुत सारे कंटेंट को एक साथ लाना पड़ रहा है। तो आप अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो इस वीडियो में कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए या कुछ ऐसे चीज़ों को ऐड ऑन किया जाए जिससे आपको समझने में और आसानी हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो।